नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिंदी की क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं एस्टेट 2026 के लिए। तो आज की क्लास में हम कुंवर नारायण जी को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी की बात करें तो ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 प्रश्न आपको रचनाओं से मिलेंगे, और ये रचनाएं आपको कहाँ मिलेंगी? कवि परिचय और लेखक परिचय से। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ? 19 सितंबर सन 1927। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? यहाँ पर आपने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि रचनाएं पूछी जाती हैं, और रचनाएं मतलब किस काव्य संग्रह से ली गई हैं, किस कहानी संग्रह से, किस निबंध संग्रह से, ऐसे प्रश्न बनते हैं। मिलान करने वाले प्रश्न बनते हैं। ठीक है, असत्य पूछा जाता है, तो ध्यान देना है। चक्रव्यूह, प्रकाशन वर्ष 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने, तो ये सारे क्या हैं? इनके काव्य संग्रह। ठीक है, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये दोनों ही अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि 12वीं कक्षा में इनकी 2 कविताएं लगी हुई हैं, और दोनों कविताएं अलग अलग काव्य संग्रह से ली गई हैं, तो आपने याद रखना है। आगे है इनका प्रबंध काव्य, पूछा जाता है आत्मजयी, किसका हो जाएगा? कुंवर नारायण जी का। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार। ठीक है, फिर इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं? साहित्य अकादमी भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, प्रेमचंद पुरस्कार मिला है, लोहिया सम्मान मिला है, कबीर सम्मान मिला है, कुमारन आशान पुरस्कार मिला है, और व्यास सम्मान मिला है। तो ये सारे ही पुरस्कार ध्यान रखने हैं। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। तो किसका कथन है? कुंवर नारायण जी का। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य की काफ़ी सारी क्लास मैंने ले रखी है, उसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न ही हैं, आप उनको देख सकते हैं। एनसीईआरटी के बहुत सारे प्रश्न करवा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। मतलब कविता लिखना कब शुरू किया? 1950 के आसपास। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानी और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। ठीक है, आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध नहीं है, इसके बजाय संयम है, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। भाषा और विषय की विविधता, ठीक है, और यथार्थ का खुरदरापन भी उनमें मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। उनकी कविता के विषय में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, मतलब किसी तरह का भी आपको क्वेश्चन का पैटर्न बना के दिया जा सकता है। ठीक है, और उसका सहज सौंदर्य भी है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं, ये भी याद रखना है। फिर वो आगे क्या कहते हैं उनके बारे में? कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके जहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। ठीक है, एक में कहें तो उनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पड़ी
जा सकती है। फिर आगे जो उनकी कविताएं हैं उनका विषय क्या है, उसमें किसकी बात की गई है और किस काव्य संग्रह से ली गई हैं, ऐसे प्रश्नों को आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो किस संग्रह से ली गई हैं, इन दिनों। कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है, शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने क्या है, एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। तो इसमें बताया गया है कि जो चिड़िया की उड़ान है वो क्या है, सीमित है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक बगीचे से दूसरे बगीचे में, ठीक है। जो फूल है वो सुबह खिलता और शाम को मुरझा के गिर जाता है, उसकी भी सीमा है। लेकिन एक बच्चे के जो सपने होते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती, असीम होते हैं, ठीक है। तो कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, उसका नष्ट होना निश्चित है। लेकिन बच्चे के जो सपने होते हैं असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। जब वो खेलते हैं तो उन्हें घर की सीमाओं का ध्यान नहीं रहता किस घर में जाना है, किस में नहीं जाना, कहाँ तक जाना, ठीक है। कविता भी शब्दों का खेल है। तो कविता क्या बताया गया है, शब्दों का खेल। और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं, ठीक है। क्योंकि एक कविता लिखी गई, वर्तमान में भी उसका उतना ही महत्व है, अतीत में भी उतना था और भविष्य में भी उतना ही है, ठीक है। वैसे ही हम भाव उससे प्राप्त करेंगे। इसीलिए यहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद व खुद टूट जाते हैं। जो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों न हो, ठीक है। क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरे पास वैसा वो सेटअप तो नहीं है, स्मार्ट बोर्ड ये वो, लेकिन आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके काम के ही होंगे, ठीक है। दूसरी कविता है बात सीधी थी, किस काव्य संग्रह से ली गई हैं, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। कविता में क्या है, इसमें कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही गई है। तो कवि ने इस कविता में क्या कहा है कि जिस अपने मतलब विचार को हम साधारण भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए अगर हम आडंबर पूर्ण शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो हम अपने ही शब्दों में उलझकर रह जाएंगे। इसीलिए मतलब भाषा को सहूलियत से बरतना चाहिए। जिस साधारण भाषा में अपनी बात हम व्यक्त कर सकें उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी द्वाव या अतिरिक्त मेहमान की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कुंवर नारायण जी, इनकी 2 कविताएं पढ़ी हमने, जाना मतलब इनकी 2 कविताओं के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी थी, कविता के बहाने, ठीक है, और बात सीधी थी पर। दोनों किस काव्य संग्रह से ली गई हैं, जन्म कब हुआ, इनकी रचनाएं, इनके पुरस्कार, जी चीज़ों पर अपने ध्यान देना है। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो संभावित है आपका जो एग्ज़ाम है अप्रैल या मई में हो जाएगा। अगर अप्रैल और मई में भी नहीं होता तो जून में पक्का हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में पेपर चेक होंगे बोर्ड क्लासेस के, ठीक है। उसके बाद मई में इनके जो दोबारा पेपर जो बच्चे अपने मतलब
अंक सुधारने के लिए पेपर देंगे, वो पेपर हो जाएंगे। तो जून में तो हर हाल में पेपर होना ही होना है, नहीं उससे पहले बहुत चांस है कि मई में हो जाए। तो अपनी तैयारी रखिए, जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है अपनी रिवीजन करते रहें, क्योंकि एस्टेट के बाद अफवाहें ये भी आ रही हैं कि टीचर वैकेंसी भी आएगी और काफ़ी बड़ी वैकेंसी आएगी। अब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हिंदी वाले तो निराश ही होते रहे हैं, ना कोई टीजीटी की वैकेंसी आई ना पीजीटी की, दोनों बार। तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदी की वैकेंसी आ जाए, लेकिन अगर एक बार आ गई उसके बाद लंबा गैप आ जाएगा। इसके लिए जो बच्चे हिंदी, जिनका सब्जेक्ट है हिंदी से अपनी जो भी स्टडी कर बैठे हैं, तो उनके लिए जे एस्टेट पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार वैकेंसी निकल गई तो उसके बाद फिर वही लंबा गैप। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है।